कि 10 वर्षों तक अगर आपकी कटौती होती है तो न्यूनतम 1,000 रुपये आपको पेंशन दिया जाएगा। से कोई व्यक्ति नियुक्त हुआ है उसी तिथि से उसको ईपीएफ का लाभ देना है, और उस डेट से अगर नहीं दिया गया है तो नियोक्ता को पेनाल्टी के साथ देना पड़ेगा। तो इस चीज़ की पेंशन के मामले में भी ईपीएफ वाले लोग ज़्यादा बेनिफिटेड रहेंगे जो स्थिति बनेगी। अगर हम पहले की लड़ाई लड़ जाएंगे तो पूर्व की सेवा का सब कुछ देना पड़ जाएगा और हर हाल में देना पड़ेगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो ये मैंने साफ बिना लाग लपेट के हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। सबसे पहली बात है जिस चीज के लिए हम लोग बहाने अपने जिले में अगर उनकी पोस्टिंग हो रही है तो उनको हम इसके लिए बधाई अपने तमाम शिक्षक साथियों से कहना चाहते हैं कि आप सभी इसको दो धड़ों में बंटने की कोई जरूरत नहीं है। जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं वो भी हमारे हैं, जो नहीं दिए हैं वो भी हमारे हैं, सभी शिक्षक हैं। सरकार की यह चाल है, इस चाल को हमारे सभी साथी पहचानिए, इसको समझना पड़ेगा। सरकार तो यही चाह रही है कि हम लोग आपस में सिर फुटअव्वल करते रहें, गुटों में बंटते रहें, और बिहार में जो सबसे बड़ा संगठन अगर किसी संवर्ग का अगर कोई संगठन है तो वह शिक्षकों का संवर्ग है। दूसरे किसी भी कर्मचारी संगठन से सरकार नहीं घबराती है मेरे भाई। अगर सरकार घबराती है, डरती है तो केवल और केवल शिक्षकों के संगठन से, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा समूह है। हम इसके लिए उनको हम बधाई देंगे। हम शिक्षक तो यही, हम संगठन तो यही चाहता है कि शिक्षकों के जीवन में खुशहाली लाया जाए। तो अगर किसी का जीवन खुशहाल नहीं था, घर से बहुत दूर थे, और इसके कारण अगर इसी के माध्यम से अगर उनके जीवन में खुशहाली आ जाए तो निश्चित रूप से जिन्होंने परीक्षा दी है हम इनका कभी विरोध नहीं करें। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो लोग भी दूर दराज के हैं वो अगर फॉर्म भरते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और रही बात कि जो लोग अपने घर में हैं और फिर भी वो परीक्षा दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गद्दार हो गए। हम उनको गद्दार कभी नहीं कर सकते हैं, परिस्थितियों के कारण उन्होंने दिया। इस चीज को समझना पड़ेगा। हमारे तमाम नेतृत्वकर्ता साथी इस बात को महसूस करिए कि इसके लिए जिम्मेवार हम नेतृत्व करता है कि उन्होंने फॉर्म भरा है, उसके लिए वो शिक्षक जिम्मेवार नहीं है। परिणाम आपके सामने आ चुका हुआ है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि आप परीक्षा दें तब भी, परीक्षा न दें तब भी, दोनों भी परिस्थितियों में आपकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। इसलिए अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो शिक्षक रिटायरमेंट के एज में है वह अब परीक्षा तो नहीं देगा। अब 2 साल के लिए उनको क्या राजकर्मी मिल जाएगा, तो क्या भारत रत्न तो नहीं मिल जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को अब कोई टेंशन नहीं लेना है कि 10 वर्षों तक अगर आपकी कटौती होती है तो न्यूनतम 1,000 रुपये आपको पेंशन दिया जाएगा ईपीएफ में। लेकिन अब बात चली भारत सरकार में कि पेंशन जो है 1,000 रुपया देने का कोई मतलब नहीं है, 1,000 रुपये से क्या होगा। तो भारत सरकार ने फाइल बढ़ा दिया डिपार्टमेंट ने, और इस पर बात हो गई है कि न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपये दिए जाएंगे जिनका 10 वर्ष ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन हो चुका है। तो यहाँ 2 लड़ाई हमारी होगी। एक तो कि हम सभी लोगों को अभी जो ये 2020 से ये और 22 से जो हमारा जो ये शुरू कर रहे हैं ईपीएफ में कटौती का, तो हम लोग इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। यह प्रोविज़न बना हुआ है ईपीएफ एक्ट 1952 में, यह प्रोविज़न है कि जिस तिथि से कोई व्यक्ति नियुक्त हुआ है उसी तिथि से उसको ईपीएफ का लाभ देना है, और उस डेट से अगर नहीं दिया गया है तो नियोक्ता को पेनाल्टी के साथ देना पड़ेगा। तो इस चीज़ की भी लड़ाई हम लड़ेंगे कि सभी लोगों को उस डेट से जोड़ करके दीजिए। तो आज के डेट में अगर हम चले जाएंगे विशिष्ट शिक्षक में तो वो लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारे 20 वर्षों का कंट्रीब्यूशन भी सरकार को देना पड़ेगा, और ये इसमें कितने लाख रुपए होंगे और ये जमा करना पड़ेगा, और इसके आधार पर हमारा जो पेंशन होगा बहुत आगे चला जाएगा। तो हम आज जो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक में तो उसमें जितना पेंशन मिलेगा उससे ज़्यादा पेंशन हमको ईपीएफ में मिल जाएगा। हम जब अभी से जो लोग जाएंगे उसमें 10 साल 15 साल पर जाएंगे तो 2,000-3,000 रुपया पेंशन मिलेगा एनपीएस में। और वो एनपीएस का पेंशन क्या होता है, एनपीएस का पेंशन शेयर मार्केट आधारित होता है। तो उसका लाभ जो है पेंशन के मामले में भी ईपीएफ वाले लोग ज़्यादा बेनिफिटेड रहेंगे जो स्थिति बनेगी। अगर हम पहले की लड़ाई लड़ जाएंगे तो पूर्व की सेवा का सब कुछ देना पड़ जाएगा और हर हाल में देना पड़ेगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो ये मैंने नफ़ा नुकसान बता दिया। प्रमोशन के एवेन्यू पर, रिटायरल बेनिफिट और पेंशन के इशू पर हमने इन चीज़ों को स्पष्ट कर दिया। इसलिए इन चीज़ों के आधार पर अगर देखा जाए मुझे लगता है कि हमारी जब सेवा नए ढंग से काउंट होगी और हम विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इन चीज़ों का हमको नुकसान हो जाएगा। इसलिए तो सपना आता है, सपना में जान गए लोग, भविष्यवक्ता हैं ये लोग। ये फालतू बात है। जो लोग भी कह रहे हैं कि कम संख्या में बच जाएंगे तो वेतन इनको मिलने में परेशानी होगी, ये कम रहेगा तो उसी को वेतन देने में आसानी होगी। ये तो कॉमन सी बात है कि जिसकी संख्या कम रहेगी तो उसके लिए कम पैसे का उपबंध करना पड़ेगा। तो जब कम लोग रहेंगे तो उनको कम पैसा उपबंध करना होगा तो सरकार आसानी से दे देगी। ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी, नहीं मिलेगा तो उनको परेशानी होगी।
ये कौन सा फार्मूला, उल्टा फार्मूला पढ़ लेते हैं शिक्षक लोग। ये कोई भी शिक्षक जिस तरह की बात करता है वो तमाशा कर रहे हैं, और इसलिए क्योंकि उनको परीक्षा देने का मन है। तो जिनको देने का मन है तो उनको कोई जाकर के तो बाई फोर्स तो कोई रोक नहीं रहा है। ये तो सहमति असहमति और समझदारी की बात है, इसलिए यह फालतू बात है। कोई भी लोग जो कह रहे हैं कि जो कम लोग बच जाएंगे तो उनको शेर आके बिल्ली आके खा जाएगी, और यही लोग थे तो ये लोग छत्ता अड़े हुए थे, बिचला खम्मा थे तो घर में गिर जाता, ऐसा थोड़ी होता है। एक भी अगर जिस दिन शिक्षक, एक भी व्यक्ति भी नियोजित शिक्षक बचेगा उस दिन तक उनके लिए जो उनका सारा एवेन्यू है खुला रहेगा, और उन नियमावली में जो लाभ प्रदान किया गया है वो सारा लाभ उनको मिलेगा। इसलिए ये फालतू की बात है, ये मैं सिरे से खारिज करता हूँ इस बात को कि कम लोग बचेंगे तो उनको वेतन नहीं मिलेगा, उनको परेशानी, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, नियोजित शिक्षक बने रहना और विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करना, ये दोनों की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका, अलग अलग तरह का दोनों का टेस्ट है। अब आपको किसका टेस्ट पसंद है तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जरूरतें हैं और अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के हिसाब से वे तय करेंगे। हम साफ साफ बिना लाग लपेट के हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। सबसे पहली बात है जिस चीज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अब उसमें है कि विशिष्ट शिक्षक के पद पर जो भी लोग गए हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इन्हें नए कार्य स्थल पर योगदान करना पड़ेगा, इनका स्थानांतरण होना तय। अब इसमें जिनकी पोस्टिंग दूसरे जिलों में हुई है तो मैं समझता हूं उनके लिए यह सफर आसान नहीं रहेगा। हाँ, जिन साथियों की पोस्टिंग अपने घर के पास हो गई हो, जो पहले सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर थे और अब वो नजदीक में आ गए हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए लाभदायक ही हम कहेंगे कि विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करना उनके लिए फायदेमंद रहेगा स्थानांतरण के लिहाज से। अगर कोई नियोजित शिक्षक है, अब यह भी बात आ रही है कि नियोजित शिक्षकों का भी स्थानांतरण किया जाएगा, लेकिन हम लोगों का स्थानांतरण अगर होगा तो हमारा स्थानांतरण हमारे नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन नहीं होगा, इसलिए हमें बहुत दूर दराज तो नहीं भेज पाएंगे। लेकिन जिन लोगों को दूसरे जिले में जाने की नौबत होगी तो स्थानांतरण के लिहाज से उनके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। उनको अभी जो वर्तमान में जो शिक्षकों के शोषण का जो दौर चल रहा है, इसमें वो परेशान हो जाएंगे। अब एक पैर वहाँ रहेगा, एक पैर अपने गांव और घर पर रहेगा, परिवार, बाल बच्चे, रिश्तेदार, समाज, सबसे कट जाना पड़ेगा। तो स्थानांतरण के लिहाज से यह शिक्षक तय करें कि वे अपने घर के समीप अगर जा रहे हैं तो उनके लिए फायदेमंद है। अगर दूर दराज जाने की स्थिति है तो मैं समझता हूँ कि ये नुकसानदेह है विशिष्ट शिक्षक का। अब अगर हम बात करें कि प्रोन्नति की बात करें तो एक बात साफ क्लियर कट जान लीजिए, हम बता देते हैं आपको, नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में और स्नातक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ मिलना है। और अभी पहले भी हम हाईकोर्ट से केस जीते हुए हैं, अभी अवमाननावाद चल रहा है, हमने मेंशन करवाया है और कोशिश हमारी है कि आपको जल्द प्रमोशन का लाभ मिले। तो नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा और यह तय है कि नियोजित शिक्षक प्रधानाध्यापक बनेंगे, लेकिन विशिष्ट शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि अभी प्रधानाध्यापक के लिए फिर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इस पर चर्चा हम आपको करेंगे अगले वीडियो में। प्रधानाध्यापक का क्या होगा, ये परीक्षा के संबंध में हम इस पर चर्चा करेंगे, इसका अलग से एक वीडियो डालेंगे। लेकिन अभी जो बहाली होगी नहीं होगी हम क्लियर करेंगे बाद में। लेकिन अभी तत्काल जानिए कि प्रधानाध्यापक के पद पर हमारे प्रमोशन का जो एवेन्यू है, जिसको हाईकोर्ट ने फिर मुहर लगाया है, तो हमारा प्रमोशन होगा। अब यह भी सुनने में अटपटा लगेगा लोगों को कि भाई ये कैसी व्यवस्था है कि नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय का जो शिक्षक है, जो राज्यकर्मी जिसको नहीं कर रहे हैं, वह हेडमास्टर होगा, और जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएगा, वो जो राज्यकर्मी होगा वो असिस्टेंट होगा। अभी तक तो हाईकोर्ट का फैसला यही हो रहा है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक के नियमावली में प्रधानाध्यापक उसमें लिखा हुआ नहीं है, आप नहीं बन सकते, प्रमोशन का एवेन्यू नहीं है हेडमास्टर के पोस्ट पर। तो विशिष्ट शिक्षक आप चाहे भले ही बन जाइए राज्यकर्मी, और रहना होगा आपको नियोजित शिक्षक हेडमास्टर के ही अधीन। तो ये एक चीज प्रोन्नति के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि नियोजित शिक्षक के लिए प्रमोशन का जो दरवाजा खुला हुआ है वह बेहतर है। अब आइए बात कि
और क्या लाभ मिल सकता है, तो एक चीज आपको बता दें कि कार्रवाई के हिसाब से, कि जो हुकूमत चलाने वाले अधिकारी हैं इसके हिसाब से, शिक्षा विभाग के अधीन आप चले गए, विशिष्ट शिक्षक बन गए, तो जिस समय चाहेगा मोगेम्बो, जिस समय में ये चाहेगा किम जोंग, उस समय आप पर कार्रवाई करेगा। लेकिन जब तक आप नियोजित शिक्षक के रूप में है, तब तक किसी का किम जोंग या किकरो ये मोगेम्बो गिरी नहीं चलेगा। वो नियोजन निकाय जो चाहेगी वही होगा। इसलिए नियोजन निकाय को बहुत ज्यादा ये डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, इनके हाथ में नहीं है। उसको चिट्ठी जरूर लिखेंगे कार्रवाई कर दो, लेकिन वो नियोजन निकाय को डायरेक्ट ये कार्रवाई नहीं कर सकते। अब आइए कि और बेनिफिट में और क्या क्या हो सकता है। वेतन में क्या होगा, जाना जाता है वेतन का क्या होगा। तो वेतन के मामले में विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान देने के हिसाब से जो 2022 में छठे चरण में बहाल होकर के आए हैं, उनको लाभ मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि उन लोगों की जो अभी सैलरी है, उनका जो अभी बेसिक पे बन रहा है वह 22,000 के आसपास बन रहा है, और इनको जब मिलेगा तो 25,000 से अधिक चले जाएंगे। तो इन लोगों को 3,000 साढ़े 3,000 रुपया इनके बेसिक में वृद्धि हो जाएगी। तो इनको 5,000 6,000 रुपया इनको ग्रॉस सैलरी में इजाफा हो जाएगा। तो जो 2022 में लोग आए हैं छठे चरण में, उनको अगर विशिष्ट शिक्षक का मौका मिला है, तो आपको अगर चाहिए तो 5-7 आपका वेतन बढ़ेगा, इसलिए इनके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन पूर्व से जो लोग कार्यरत हैं, अब हम ही लोग हैं, तो अब हम लोगों को 30,000 से अधिक हम लोगों की बेसिक सैलरी है, तो 30,500 ही देंगे तो 300 रुपया तो हमारा बढ़ेगा, 320 रुपया बढ़ेगा। तो ये 200-300 रुपया हमारी सैलरी बढ़ने वाली है। तो हमको क्या मिलेगा, तो 300 बढ़ाइएगा और दूसरे जिला में भेज दीजिएगा, तो 6,000 रुपया किराया में देना पड़ जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। अब रही बात और पैसे की, तो हम स्पष्ट कर दें कि जो भी हमारे साथी पहले से जो वेतन जितना आप पा रहे हैं, अगर विशिष्ट शिक्षक के पद पर आप योगदान करेंगे तो कैश इन हैंड आपका घट जाएगा। आप कहिएगा भाई कैश इन हैंड कैसे घट जाएगा, तो जैसे ही आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो आपके वेतन से कटौती होगी 14%, और 14% की जो आपका जो 14% सरकार उसमें जो है कंट्रीब्यूट करेगी एनपीएस में, आप एनपीएस के दायरे में आएंगे, और आपका जो है 10% आपकी कटौती होगी। तो पहले से अभी हम लोग ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन देते हैं तो हमारा 800 कट रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा 10% कटने लगेगा तो हमारी जो सैलरी है अभी 45,000 अगर हमारा वेतन अगर बन रहा है तो 4,500 हमारा कटेगा। तो निश्चित रूप से अभी हमारा 1,800 कट रहा था, 4,500 कटना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, वेतन हमारा घट जाएगा, जो हमको कैश मिलता है कैश इन हैंड वो हमारा घट जाएगा। तो ये चीज होगा। अब रही बात और लाभ क्या हो सकता है, तो जो लोग भी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको लगता है कि हमको बहुत कुछ ज्यादा हासिल होने वाला है। तो क्या हासिल होगा, तो ग्रेच्युटी का लाभ मिल जाएगा। नियोजित शिक्षक को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं है। तो नियोजित शिक्षक साथियों आप निश्चिंत रहिए, ग्रेच्युटी दिलाना हमारी जवाबदेही है। ग्रेच्युटी हम आपको दिलाएंगे, ये किसी के कहने से कुछ नहीं चलेगा। ग्रेच्युटी के लिए हमने प्रयास कर दिया है, ईश्वर चाहेंगे तो बहुत जल्द आपको सफलता मिल जाएगी। हम अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो आपको ग्रेच्युटी का लाभ उनको मिलता है तो आपको भी मिलेगा, हम दिलाएंगे। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का लाभ मिलता है, जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। समूह जीवन बीमा का, उसमें उन लोगों का 50 रुपया मंथली कटता है और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। तो जैसे ही ग्रेच्युटी आपको मिलेगी तो ग्रेच्युटी का ही सेक्शन 4C जीएलआई के लिए बाउंड करता है, तो वो भी मिलेगा आपको। प्राण नंबर खुलता है एनपीएस के लिए, जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनका प्राण नंबर जनरेट होगा। नियोजित शिक्षकों को प्राण नंबर जनरेट नहीं होता है, क्योंकि हमारा यूएएन नंबर जनरेट होता है। तो यही है। और नए संवर्ग में जाने के कारण एक नुकसान हो सकता है कि आप जूनियर हो जाएंगे। देखिए इसमें कानूनी बातें बहुत सारी आएंगी, क्योंकि जब ये यूनिफाइड कैडर बन रहा है, जिला संवर्ग बन रहा है, एकल जिला संवर्ग बन रहा है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट कैडर जब बन रहा है, तो इस कैडर में जिस दिन से आप आएंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी सेवा उसी दिन से, तकनीकी रूप से उसी दिन से काउंट होनी चाहिए। इसलिए आप वहाँ पर जूनियर होंगे, लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से नियोजित शिक्षक भी सीनियर होंगे। तो ये स्थिति बन रही है। मैं समझता हूँ कुल मिला जुला करके बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने जा रहा है। जो नए लोग हैं उनको लाभ हो सकता है, और जिनका स्थानांतरण अपने घर के आसपास में हो रहा है उनको लाभ हो सकता है। पूर्व से जो नियोजित शिक्षक अपने घरों के आसपास हैं
उनको अपने सुख चैन को त्याग देना पड़ेगा। अगर योगदान करते हैं तो आपके सुख चैन की कीमत पर आपको थोड़ा बहुत 200-400 रुपया का लाभ मिल जाए, बस यही हो सकता है। जितना लाभ होगा उससे ज़्यादा आपको आने जाने में खर्चा होगा, उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। तो यही आपको है, लाभ और हानि हम आपको बता दिए।